जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रॉस ट्रैवल ब्लॉग में। मित्रों, काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के VFS के रिलेटेड। VFS से जो आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, वर्क परमिट प्रोसेस का, वर्क परमिट डिले का, वीज़ा स्टैंपिंग का, ये सब क्वेश्चन आप कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उसी चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा आपसे आज, और बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा, जो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि आपको पूरी थ्योरी इसकी समझ में आएगी और आपका जो सपना है यूरोप आने का वो कैसे सच होगा, कैसे पूरा करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मैं डिटेल से। जो भी बंदे चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे, आपको हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में कि बहुत से बंदों के जो मैसेज आ रहे हैं उसमें लिखा होता है योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्सुलेट टू मुंबई, फ्रॉम कॉन्सुलेट टू दिल्ली, फ्रॉम कॉन्सुलेट टू कोलकाता एटसेट्रा। अब ये तो तय है ना कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस किया था तो वो वापस VFS में ही आना है, लेकिन उसमें दो तरह के मैसेज होते हैं। ये स्क्रीनशॉट देखना आपको, इसमें लिखा हुआ है प्लीज बी इन्फॉर्म्ड योर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस्ड XYZ नंबर हैज बीन फॉरवर्डेड टू बाय कोरियर। तो ये अगर मैसेज आपके पास, आपके मोबाइल में, आपके ईमेल पे आता है तो समझ लीजिए आपका 101% वीजा स्टैंपिंग हो गया है। और अगर आपका कॉन्सुलेट के रिलेटेड VFS के रिलेटेड मैसेज आता है योर वीजा एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड एट VFS सेंटर टू मुंबई टू दिल्ली, ऐसा करके, तो फिर आपको जो है उस पर ये सोचना होगा कि ये वीज़ा रिफ्यूजल हो गया आपका। रीज़न ये है कि अभी मैं एक बंदे का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने बताया कि 20 बंदों का वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस किया था VFS के थ्रू क्रोएशिया एम्बेसी में। 20 का 20 रिफ्यूजल आ गया, जिसमें प्लम्बर, मेसन, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, वेल्डर ये थे। तो अब सोच सकते हैं कि किस तरह से अभी जो डिसीजन आ रहे हैं VFS से, एम्बेसी से। तो ये सोचने वाली बात है कि देखो यार, अभी जो सिचुएशन चल रहा है हाल फिलहाल की बता रहा हूँ मैं, बहुत कम लोगों के वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है, बहुत कम लोगों के। तो इस चीज़ के बारे में मैं ये बताऊंगा कि आपको या तो कंट्री चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में ये सब हुनर है, आपके पास टैलेंट है, तो दोस्त आप कंट्री चेंज कर ले। और मैंने वीडियो में बहुत सी बार बताया था, बहुत बार बताया था मैंने एजेंसी का नाम भी बताया था इवन की। तो यार मानना ना मानना वो आपका मर्जी है, हमारा क्या है। आप वेट करते रहो फिर यहाँ पे क्रोएशिया के लिए 1 साल तक। अब वीज़ा रिफ्यूजल आगे बहुत से बंदे कमेंट करते हैं कि एजेंट बोल रहा है कि रीअपील कर दूं, क्या रीअपील कर दो वीज़ा लग जाएगा। अगर सोचो यार बात, अगर वीज़ा आपका रिफ्यूजल हो गया और रीअपील करोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये बता दो मुझे। वीज़ा अगर लगाना होता तो एम्बेसी लगा के देते, तो उसी टाइम में रिफ्यूजल क्यों करता? तो दोबारा आपके रीअपील करने से क्या एम्बेसी का डिसीजन चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर उस रीअपील को करने से फायदा क्या है उसका? आप कंट्री चेंज करें ना। आप जिन कंट्रियों का मैंने बताया था अपने वीडियो में, बहुत बार बताया था, ग्रीस का, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, बहुत से कंट्रियों के बारे में बताया था मैंने। तो वहां पे आप अप्लाई करोगे तो 101% वीजा रेशियो है उसका। लेकिन अब बंदों के सामने कई चुनौतियां भी है, कई प्रॉब्लम्स भी है। इंग्लिश नहीं आती है हमें यार। किसी भी कंट्री यूरोप में आप अप्लाई कर रहे हो
ये तो ठीक है, जब तक क्रोएशिया ने वर्क परमिट, इतने वर्क परमिट दिए हैं, इतना वीज़ा दिया है क्रोएशिया ने, बहुत से इंडियंस, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बंदे आए यहाँ पे। लेकिन अभी जो वो सिचुएशन नहीं है, बहुत से बंदों का रिफ्यूजल ही आ रहा है। और एक बंदे ने बोला था 50% जो है रिफ्यूजल आ रहा है। अभी मैं मानता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा रिफ्यूजल आ रहा है। तो जब आपका रिफ्यूजल आ गया तो ट्रैक चेंज कर दें। और हाल फिलहाल तो वर्क परमिट भी नहीं इश्यू हो रहा है अभी कहीं से भी। मैंने एक एजेंसी वाले से मेरी बात भी हुई थी सुबह मॉर्निंग में, वो बोल रहा है कि वर्क परमिट अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी सिचुएशन टाइट है, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड होगी तब तो वर्क परमिट निकलेगा। तो स्पेशली किसी 2-4 बंदों के लिए तो वर्क परमिट इशू नहीं होता यहाँ पे। और फिर सिस्टम या जो इस तरह से चल रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जिन कैटेगरी को मैंने बताया तो उनके भी वीज़ा रिफ्यूजल आए, तो फिर और कौन सी कैटेगरी में लगाओगे। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आप अच्छी कंट्री के लिए वर्क परमिट अप्लाई करें। हो सकता है आपके थोड़ी तैयारी करें उसके साथ में। तो ऐसा तो कुछ नहीं है धरती पे कि आप जो चाहो ना हो, चाहने वाला कुछ भी कर सकता है। आप मन से, दिल से आप उसकी तैयारी करें, इंग्लिश सीखें, तो क्लासें लें, उसकी प्रैक्टिस करें और फिर अप्लाई करें। अगर हार मान के बैठ जाओगे कि वीज़ा रिफ्यूजल आ गया, अब मैं क्या करूं, दोबारा वर्क परमिट अप्लाई करूं या ना करूं, तो यार वर्क परमिट का तो मैंने बता दिया पहले से अपने वीडियो के अंदर, कोई फ़ायदा नहीं है अभी। अब जो चीज़ें आपके सामने, बहुत सी कंट्री हैं जो ऐसी है, उसमें आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट करना है। उसको मिनिमम क्राइटेरिया जो है आपको अप्लाई करना है। उसमें आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आना चाहिए। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन ही तो देना है। उसके बाद में क्या, आपके डॉक्यूमेंट रेडी है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास में हुनर है, सब है, तो काम हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो है बताने से कोई लाभ नहीं है, फ़ायदा नहीं है कि आप किसी एक ही कंट्री को पकड़ के बैठ जाओ और उसके भरोसे बैठे रहो, तो फिर बैठे रहो। अभी ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, किसी को भी पूछ सकते हैं आप। मेरे कमेंट्स जाके पढ़ लो यार, उसमें यूट्यूब पे जो है कमेंट पढ़ लो आप खुद पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं सरप्राइज हूँ कि 20 बंदों का एक साथ रिफ्यूजल दे दिया। उसमें प्लम्बर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, मेसन, वेल्डर, अब इनके जब हो सकते हैं रिफ्यूजल, तो सोच लो आप किस लेवल का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा एक कंट्री का बारे में बताऊंगा जिसका आपका वीज़ा रेशियो 101% होगा और उस कंट्री का ज़्यादा क्राइटेरिया भी नहीं है। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना उसमें, और पैसे भी कम लगते हैं उसमें। यहाँ पे जो बंदे आके फंसे हैं ना अभी, वो बहुत से बंदे बोलते हैं कि हमें तो जॉब मिल गई, ये हो गया। अरे कितना फ़ोन आते हैं यहाँ, तुम्हें क्या पता है कितने बंदे को फ़ोन आते हैं मेरे पास में, तो बोलते फंस गए यहाँ पे, 9 लाख रुपए दे के आया था, 10 लाख रुपए दे के आया था, काम नहीं है, टीआरसी नहीं बनी। और हाँ, यहाँ पे इतना सिस्टम वो हो गया अभी कि आपका अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, टीआरसी एक्सपायर हो गई, और आपने विद इन द 15 डेज उसी टाइम अगर बायोमेट्रिक नहीं किया, 1 महीने के अंदर या 15 डेज के अंदर, वो एक टाइम गाइडलाइन देते हैं, उसमें नहीं हुआ तो फिर आपको तो कंट्री आउट होना है। चाहे मैं भी हूँ, अगर मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया तो मुझे कंट्री आउट होना पड़ेगा। और यहाँ पे रुक नहीं सकता मैं लॉन्ग टाइम, इलीगल रहूँगा तो फिर मुझे परमानेंट डिपोर्ट करेगा, बैन कर देगा मुझे। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। जो भी देख रहे हैं ना यहाँ पे क्रोएशिया में बैठे हैं, अपना वर्क परमिट, अपनी टीआरसी को चेक करते रहना एम्प्लॉयर के साथ में कि मेरे फलाने डेट को, फलानी तारीख को, फलाने मंथ में जो भी है एक्सपायर हो रहा है, इसका जो है स्टेटस बताना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।